और आज अभी हम जो है इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर का पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, फंडामेंटल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। बहुत छोटा सा हिस्सा था, पहले कवर हो गया था। इफेक्टिव बिजनेस मैसेज अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के अंदर इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा था, वो किया था। उसके बाद हमने प्लानिंग पे बात की थी। आज हमने बात करनी है मीडिया एंड चैनल। ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। ये अगर कवर कर लेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द चैप्टर 2 कवर हो जाएगा हमारा। अब मीडिया एंड चैनल में डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया और चैनल सिलेक्ट कैसे होता है। ये दो चीजें हैं। आपके ज़हन में सबसे पहली बात आएगी मीडिया हम किसको कहते हैं। आल्दो के चैप्टर नंबर 1 में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि फर्ज कीजिए आपके दिमाग में एक मैसेज आया है और वो मैसेज जो है वो आप सोचते हैं कि ये पैगाम जो है मैं मिस्टर बी को भेजूं ताकि मेरे बिजनेस को कोई चार चांद लग जाए, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। अब आपके ज़हन में ख्याल आता है कि ये जो मेरे ज़हन में मैसेज है इसको मैं कैसे सेंड करूं। आप ये कहते हैं कि मैं लेटर लिख देता हूं, ठीक है, या आप कहते हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट बना देता हूँ, या आप कहते हैं कि मैं एक टेलीफोन कॉल कर देता हूँ। तो ये जो सिलेक्शन है टेलीफोन कॉल की, लेटर की, या एडवर्टीजमेंट की, या ईमेल की, तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ मीडिया है या मीडियम है, कि ये आपका मीडियम ऑफ मैसेज है कि मैसेज किस शक्ल में पैदा होगा, किस शक्ल में जनरेट होगा, तो ये इसका मीडियम है। लेकिन जहां तक सवाल है चैनल का, चैनल का मतलब ये है कि जब ये मैसेज बन जाएगा तो कौन इसको पोर्ट करके ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसको पोर्ट करके ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं ये हमारा चैनल है, ठीक है। अगर ये लेटर है तो इसे पोस्ट किया जाएगा। अगर ये ईमेल है तो इसको केबल के जरिए, इंटरनेट के जरिए भेजा जाएगा। अगर ये टेलीफोन है तो टेलीफोन की केबल के जरिए जाएगा, ठीक है। अगर ये एडवर्टीजमेंट है तो टीवी चैनल के जरिए जाएगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये जो लेटर है, एडवर्टीजमेंट है, टेलीफोन कॉल है या ईमेल है, ये मीडियम है। और जिस तरीके से ये ए से बी तक पहुंचेगा, जिस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होगा, यानी इसको पोर्ट करके कंधे पे उठा के छोड़ के आया जाएगा वहां तक, इसको हम कहेंगे ये हमारा चैनल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमें मीडियम और चैनल का फर्क समझ आया कि वो क्या है। तो फिर बात आगे चलती है। तो मैं फौरी तौर पे आपकी चैट ऑन करके आपसे पूछता हूँ कि अगर ये फर्क आपको समझ आया तो जी लिख के एंटर कर दीजिए प्लीज। मीडिया और चैनल क्या है। अब सवाल ये है कि मीडिया और चैनल का इंतखाब कैसे करते हैं ये लोग। तो ये हमें देखना है कि इसकी चॉइस भी तो किसी तरीके से होती होगी। बहरहाल यहाँ पे भी इस तरह की एग्जांपल दी गई है कि जनाब लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैनल। तो सबसे पहले एक तरीका लिखा गया है कि कोई चीज बाज़ औक़ात लिख कर भेजी जाती है, जैसे कोई कस्टमर को स्टेटमेंट भेजनी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है, न्यूज़ लेटर भेजना है, तो ये आमतौर पे रिटन होती है, ये छपी हुई होती है या प्रिंट हुई होती है, कागज पे होती है आमतौर पे। दूसरी चीज आ जाती है, बाज मामलात ऐसे होते हैं जहां पे हमें इंटरव्यू लेना होता है। अब इंटरव्यू लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो फेस टू फेस मीटिंग का होता है। कैसी सूरत में हमें फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपनी बात को कस्टमर या सप्लायर को कम्युनिकेट करना होता है, तो हम आम तौर पे ओरल डिस्कशन को भी इसमें ले लेते हैं कि जरा ओरली बात कर दी जाए, वो टेलीफोन कॉल कर दी जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईमेल, वॉइस मेल या पेजर, यानी पेजर भी एक टेक्स्ट मैसेज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक को चूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं बात करने के। लिख कर भी बात की जा सकती है, फेस टू फेस मीटिंग भी की जा सकती है, ओरली टेलीफोन पे भी बात की जा सकती है, और इलेक्ट्रॉनिकली भी ईमेल या वॉइस मेल भेजा जा सकता है। ये तरीके हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया की सिलेक्शन किस बुनियाद पे करोगे। ये तो बात पिछली भी बहस में आ गई थी, ईमेल की भी बात की थी मैंने आपके साथ, पिछली स्लाइड पे याद होगा। और फिर मैंने आपके साथ एडवर्टीजमेंट पे बात की थी, टेलीफोन पे बात की थी, और ईमेल के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी रिटर्न है, फेस टू फेस है, ओरल डिस्कशन है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। कमोबेश वही बात किताब में लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि हम किस बुनियाद पे इंतखाब करते हैं। कहते हैं जी पहली बात तो ये है कि आपको देखना ही होता है कि एक पैगाम पहुंचाने के लिए आपके पास वक्त कितना है। इसकी मिसाल क्या दी जा सकती है। मिसाल ये दी जा सकती है कि आपने एक पार्टी अनाउंस कर दी,
टेंट वेंट लगा लिए, आपने अरेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपने कहा जी पार्टी होएगी। अब पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन इतनी देर में डिप्टी कमिश्नर साहब का टेलीफोन कॉल आया कि जनाब कोविड का सीजन है, हमने तो सीएफई के बच्चे घर बैठाए हुए हैं, आप किस हिसाब से पार्टी कर रहे हैं जनाब, पार्टी नहीं हो सकती। तो जनाब आपको ये 3 घंटे पहले पता चला है, तो आप मुझे बताइए कि 3 आवर्स पहले आपको ये कहा जाए कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, तो चलिए आप बताइए आप कौन से तरीके के साथ बाकी पार्टिसिपेंट को रोकेंगे। चलें जी, आपसे पूछता हूँ, तो जो है दमीशा सफर, और उसके बाद क्या है जनाब और बच्चा कोई अब्दुल रहमान, मुजम्मिल, ये सब कह रहे हैं कि आप कॉल करेंगे। मुजम्मिल कह रहा है मेल करेंगे। वाह भाई वाह, तू मेल कर दो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर दो, और वो पढ़े ना और वो पहुंच जाए, तो फिर पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। भाई कॉल करनी पड़ेगी, 3 घंटे रह गए, तो फटाफट कहना पड़ेगा अपने ऑफिस सेक्रेटरी से कि भाई फौरी तौर पे कॉल करके उन्हें बताओ कि पार्टी कैंसिल हो गई है, ताकि वो अपने घर से ही ना निकले। ठीक हो गया ना बच्चों, तो कॉल ही हो सकती है, तो लिहाजा टाइम बताता है कि इस वक्त क्या हो सकता है। हाँ, अगर 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ होता तो फिर मेल मुनासिब था। क्या ख्याल है? अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगर मैं आपसे दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज वो कहता है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बाज वक़्त मामला कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा होता है। अच्छा, पेचीदा मामला क्या हो सकता है? पेचीदा मामला ये हो सकता है कि मुझे आपके घर का एड्रेस समझाना है। अब आप बच्चे ज्यादातर गांव के रहने वाले हैं, और गांव में क्या होता है कि घर अक्सर जो है आप देखते हैं कि बड़ी पेचीदा सड़क है, एक सड़क है, उसके पीछे दो दरख्त है, फिर वहां से होते हुए पगडंडी से जाना है, फिर आगे खेत है, और खेतों से रास्ता होता हुआ जो है वो जनाब आपके घर तक जाता है, जो कि खेत के बीचों बीच है। तो मुझे ये बात समझाने के लिए टेलीफोन कॉल नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चले जी, किसी को रास्ता समझाना है आपके घर का, तो आप कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? क्या आसान तरीका हो सकता है जिससे हम रास्ता समझा सकें घर का? क्योंकि अगर हम उसे कहेंगे दाएं बाएं, तो पता नहीं वो खुद किस डायरेक्शन में खड़ा है। क्या हाल है बच्चों? तो आप बताइए आप क्या करेंगे? और यार फेस टू फेस नहीं, यू विल मेक अ डायग्राम, आपको इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, आपको इसका ग्राफिकल व्यू देना पड़ेगा। इसलिए गूगल में भी मैप बनाया जाता है। मैप क्यों बनाते हैं? ताकि रास्ता आसानी से समझ आ जाए। तो ये तरीकाकार हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से भी अंदाजा करना होता है कि जी मामला किस तरह से हल होगा। अब किसी को सिर्फ रोकना है कि पार्टी कैंसिल हो गई है, तो आप टेलीफोन कर सकते हैं, सॉरी पार्टी कैंसिल हो गई तो आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। लेकिन किसी को किसी ऑफिस का किसी घर का रास्ता समझाना है, तो मैप मदद से करेगा ना हमारी। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि ये कोई ऑर्डर है, हमने एक मशीन का ऑर्डर देना है। अब बताइए मशीन का जो ऑर्डर है, साल बाद जो है उसका ऑडिट भी होना है फर्म का, तो हमें मशीन का ऑर्डर कैसे देना चाहिए? शाबाश, एक मशीन का ऑर्डर देना, यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ मशीन, तो आप क्या करेंगे? आप इसको रिटर्न लेटर के जरिए भेजेंगे, मेल नहीं करेंगे, रिटर्न लेटर। उसकी वजह यह है कि ये बातें लेटर हेड पे लिखी जाती हैं। मेल से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर मशीन महंगी होगी तो सप्लायर हमेशा आपसे यही कहेगा कि मुझे रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए, चूंकि मैंने कल को अपने ऑडिट ट्रायल के अंदर साबित करना है कि आपने मुझे ऑर्डर भेजा था। तो ये एक चीज होती है कि इसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटी मानी जाती है। लेकिन फर्ज कर लीजिए, एक एक और से सुनिए आप मेरी बात, फर्ज कर लीजिए कि आपका एम्प्लॉय है, और वो एम्प्लॉय जो है उससे एक दफा गिलास टूट गया, फिर दूसरी दफा उसने एक्वेरियम तोड़ दिया, तीसरी दफा उसने जो है आपका प्रिंटर तोड़ दिया, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? उसको, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जा रही, उसको कैसे समझाएंगे? अगर आप कहें जी कि मैं टेलीफोन पे समझाऊंगा, बताएं ऐसी बातें टेलीफोन पे समझाई जाती हैं? क्या हाल है? अच्छा नहीं, इसके लिए आपको फेस टू फेस बात करनी चाहिए, ताकि आप, ये सेंसिटिव मसला है, उसकी परफॉर्मेंस का मसला है, ठीक है? और इस हवाले से, और अगर फर्ज कर लीजिए हमने उसकी प्रमोशन रोक दी है, ठीक है, प्रमोशन रोक दिया, तो हम उसको मेल कर देंगे? नहीं, वो बेचारा मेल पढ़ेगा, परेशान होगा। बैड न्यूज हमेशा अच्छे तरीके से सुनानी चाहिए और कॉन्फिडेंस में लेके सुनानी चाहिए। तो ये सेंसिटिव इशू है। क्लियर जी? अच्छा, एक चीज और का भी ख्याल रखना होता है कि कोई मैसेज पहुंचाने में ज्यादा कॉस्ट भी बेयर ना करे, तो कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। तो टाइम है, जहां टाइम होगा वहां कॉस्ट जरूर होगी, क्योंकि टाइम भी कॉस्ट है और पैसा भी हमारी कॉस्ट है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और बाज मामलात पे फौरी तौर पे फैसला करना होता है, जहां फौरी तौर पे डिसीजन लेना हो वहां पे फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है, कि इंटरेक्शन हो और इंस्टेंट फीडबैक मिले, ताकि हम फौरी तौर पे नतीजे तक पहुंच सके। तो वहां पे ये भी जरूरी हो जाता है।
तो ये बच्चों आज के लेक्चर का पहला हिस्सा है, जहां पे हमने बात की कि मीडियम सेलेक्ट कैसे होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मीडियम और चैनल को सिलेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। तो उसके अंदर टाइम है, पैगाम की पेचीदगी है, रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, मसले की सेंसिटिविटी है, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज है, प्रिपेयरिंग मैसेज एंड सेंडिंग मैसेज, और इंटरेक्शन की जरूरत है। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या यहाँ तक बात आउटलाइन ये कहती है कि इनको इस चैप्टर में तुम मीडिया और चैनल तीन तरह के पढ़ा दो। कौन कौन से पढ़ा दो? वो कहते हैं जी सबसे पहले इनके साथ बात करो ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरी बात करो इनके साथ रिटन कम्युनिकेशन की, और तीसरी बात इनके साथ करो इलेक्ट्रॉनिक एंड विजुअल कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले तो ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं ओरल क्या होती है, जो चीज जो जुबान से बोली जाए, और फेस टू फेस क्या होती है, जो आमने सामने बैठ के बात की जाए। सबसे पहली बात तो ये कि जो आमने सामने बैठ के बात की जाती है, इसका फायदा क्या होता है? आमतौर पे ये लोग क्या कहते हैं अगर ओरल कम्युनिकेशन की जाए, आमने सामने बैठ के बात की जाए, जैसे ये भाई इन भाई से बात कर रहे हैं, या ये मैनेजर साहब जो है एक न्यू ट्रेनी से बात कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? कहते हैं जी एक तो बात है कि आमने सामने बैठ के आइडियाज फौरन जहन में आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसमें फौरी तौर पे हमें जवाब मिल जाता है, इंस्टेंट फीडबैक कि हमारी बात समझ आई कि नहीं आई। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, यानी व्यूज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि इसके अंदर कॉपरेशन भी होता है, ताउन भी होता है। और तीसरी चीज ये है कि इसमें रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी नए नए आइडियाज एक दूसरे के साथ बात करने से पैदा होते हैं, फौरी तौर पे समझ आ जाती है कि बात अंडरस्टैंड कर ली गई है। एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, हम बात करते भी हैं, बात सुनते भी हैं, एक दूसरे के साथ ताउन भी रहता है। और एक इंफॉर्मेशन का रैपिड डिसेमिनेशन होता है, यानी मालूमात तेजी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती है, लिहाजा इसकी बड़ी अहमियत है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि हाउ फॉर इट पीपल नीड टू नो द रीजन फॉर डिस्कशन, कि क्यों डिस्कशन करनी पड़ती है, तो आप ये जानते हैं कि डिस्कशन के हवाले से जो जरूरी चीजें हैं, एक तो ये है कि याद रखिए कि जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें लिसनिंग स्किल्स बड़ी जरूरी है। लिसनिंग स्किल्स के हवाले से चैप्टर 5 में बहुत ज्यादा डिटेल है, ये आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, कि चैप्टर 5 में बहुत ज्यादा डिटेल है लिसनिंग स्किल्स के हवाले से। फिर मीटिंग है, फिर उसके बाद ब्रीफिंग्स है, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू है। और ये जो है ये मैं वन बाय वन करता हूँ, एक एक करके बात करता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ ये बात की है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बात करने के फायदे क्या है, अब वन बाय वन बात होगी। सबसे पहले बात होती है लिसनिंग स्किल्स पे, नंबर वन। फिर बात करेंगे मीटिंग, ब्रीफिंग, कॉन्फ्रेंस एंड इंटरव्यू। सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स इंसान की जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। सवाल ये है कि अच्छा सुनने का तरीका क्या है? अच्छा सुनने का तरीका, एक तो वो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि रात को कानों में सरसों का तेल डाल लिया करो, फिर उठ के कान सुबह साफ करो, उनको पानी से धो, वगैरह वगैरह। ऐसी में कोई बात करने वाला नहीं हूँ, ये पुरानी बातें। ठीक है जी, लेकिन फिर भी अगर आप इन पे बिलीव करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बेशक सरसों की बजाय 1 लीटर पेट्रोल का तेल, सॉरी, अच्छा। अब लिसनिंग स्किल्स जो है उसके अंदर सबसे पहली स्किल जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, कि देखिए जब किसी की बात सुननी हो तो हमेशा ओपन माइंड के साथ बात सुननी चाहिए। कभी भी उसके बारे में नेगेटिव बाइसनेस या जजमेंटल नहीं होना चाहिए, यानी आप जज ना बने। मतलब अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो आप स्टूडेंट बने, जज ना बने। आप बात को सुने ओपन माइंड के साथ के जनाब ये सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी बात बता सकते हैं, ये स्पीकर वो जो है वो रिसर्च की बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। तो एक ओपन माइंड लेके बिल्कुल जो है रिफ्रेश जहन के साथ आए। कोशिश करें कि जब आप बात सुन रहे हो तो आपके करीब मोबाइल ना हो। ठीक है जी, मेंटल डिस्टरबेंसेस बिल्कुल ना हो, पास रैपर ना पड़ा हो, म्यूजिकल चीज ना पड़ी हो, या कोई ऐसी चीज जो तवज्जो को हटा देगी, उसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं, जो डिस्टरबेंस करता है, मेंटल डिस्टरबेंस करता है। तो पहली बात, एक तो जब मैं सुनने जाऊंगा ना किसी की बात, तो मैं जहन को साफ करके ओपन माइंड होके जाऊंगा, उसके साथ कोई बात नहीं रखूंगा, पहले से कोई जजमेंट नहीं रखूंगा। फिर मैं जब जाऊंगा बात सुनने, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो जो चीज मुझे बात करने से रोक रही है,
या मेरी तवज्जो को दूसरी तरफ मबजूल करा रही है, उसको मैंने दूर कर देना है ताकि मेरे साथ ये मसला ना हो। तीसरी चीज है, हमारे कान हमारे रेडार हैं, तो हमें अपने रेडार को ओपन रखना है, अपने ब्रेन को, और मेन आइडियाज तक फौरी तौर पे पहुंच जाना है कि जो स्पीकर बात कह रहा है इसमें मेन आइडिया कौन सा है। ऐसा ना हो गया मेन आइडिया को स्किप करके बैठे हो, तो मेन आइडिया कौन सा है इसको फौरी तौर पे हमें पिक करना है। और कोशिश ये करनी है कि अगर मुझे कोई सवाल करना है अपने स्पीकर से, तो वेट बिफोर इंटरप्शन, कि जब मेरा स्पीकर थोड़ी सी अपनी बात जो है उसको कर चुका हो तो फिर मुझे बात करनी चाहिए। तो ये हमारा ख्याल होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि याद रखें कि हमेशा सुनने वाला जो है, क्रिटिकल लिसनिंग का असूल ये है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाइस, ओमिशन एंड अजम्पशंस। आप अपने जहन में जो है वो चीजें पहले असेस कर लें, क्या आपके जहन में कोई पोटेंशियल बाइस तो नहीं है स्पीकर के बारे में, कोई अजम्पशन या ओमिशंस है, उनको जरा ख्याल रख लें कि यार ये अलग चीजें, इनको मैंने बीच में आने नहीं देना, शामिल ही नहीं करना। और डिसीजन फोकस होके ग्रास्पिंग द मेन कॉन्सेप्ट, हमेशा एक्टिव डिसीजन फोकस होना चाहिए कि मेन कॉन्सेप्ट पे हमने पहुंचना है और जो मेन आइडिया है वहां तक अपनी रसाई हासिल करनी है। और नोट्स लेने हैं, लेकिन नोट्स इस तरह से लेने हैं कि ऐसा नहीं कि सारा फोकस नोट्स लेने पे ही हो। नोट्स इस तरह लेने के मुख्तसर लिखे और बात सारी समझ आए, इस तरह नोट्स लेने हैं। तो सवाल दोबारा करते हैं आपके साथ बाद में। पहली बात ये, बड़े ओपन ब्रेन के साथ जाना है और दिल में से बाइसनेस जजमेंट निकाल देनी है। हमने डिस्टरबेंसेस को दूर कर देना है, अपने कानों के ब्रेन के रडार ओपन कर देने हैं ताकि हमारे पास बात पूरी तौर पे पहुंचे और जल्दी से हम मेन आइडिया तक पहुंच सकें। और हमने स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना जब तक वो खुद ना रुक जाए और सवाल के लिए ना कहे, या एक ब्रेक आ जाए, रिदमिक ब्रेक आ जाए। क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर हमने जो पोटेंशियल ओमिशन है, बाइस है, इनको समझना है, उनको अलहदा कर देना अपने ज़हन से, और डिसीजन फोकस होकर ग्रास्पिंग करना है मेन आइडियाज को। और नोट्स लेने पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी कि पूरा बात लिखते ही रहे सुने ही ना, कुछ बैलेंस करें कि थोड़ा सुनना है थोड़ा लिखना है। तो ये तरीकाकार होना चाहिए। अब यहाँ ये पैदा होता है कि इसमें से हमारा जो है वो ये हो गया लिसनिंग स्किल्स। अब चलते हैं मीटिंग्स की तरफ। आप सब बच्चे जानते हैं कि मीटिंग का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा अफराद एक जगह इकट्ठे होकर पर्पसफुल डिस्कशन करें। मैं रिपीट करता हूँ, दो या दो से ज्यादा अफराद किसी बामकसद हवाले से आपस में गुफ्तगू करें तो इसको हम मीटिंग का नाम देते हैं। ये है मीटिंग। अच्छा, अब मीटिंग जो है आप जानते हैं कि बिजनेसेस में बहुत ज्यादा होती हैं। यू सी बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है और आम तौर पे इनको यूं डिफाइन किया जाता है कि एक मीटिंग ऐसी चीज है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग किसी मसले को हल करने के लिए बैठे हैं, जिसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, कोई टीम मीटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग हो सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो सकती है, तो मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स हो सकती है। अब सबसे पहली बात यह है कि मीटिंग जनरली दो तरह से होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब आप कहेंगे सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है? देखिए, फॉर्मल मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसके अंदर बड़े स्ट्रिक्टली इजाजत मिलने पे आप बोल सकते हैं, और चेयरमैन जब तक ना कहे आप बोल नहीं सकते, और काम के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग में गपशप भी होती है, इधर उधर की बातें भी होती हैं, और बगैर इजाजत दिए एक दूसरे के साथ बातें शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इसको इनफॉर्मल कहते हैं। तो कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव मैटर करता है कि ये मामला फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और उसके हवाले से मीटिंग होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फर्ज कीजिए हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए मीटिंग हो रही है, बताइए ये फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी? जी शाबाश। हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके हवाले से मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आप कमेंट कीजिए कि ये फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। बिल्कुल सही आपने कहा, ये फॉर्मल होगी। इसका ऑब्जेक्टिव जो है बता रहा है कि ये फॉर्मल मसला है, ये तंजो मज़ा वाली मामला नहीं है। अब फर्ज कर लीजिए कि हम अपने ऑफिस के स्टाफ को लेके सैर के लिए जा रहे हैं, 3 दिन का टूर है। अब हमें टूर के लिए जगह डिसाइड करनी है, तो बताइए ये मीटिंग फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी? तो आप सब बच्चे कहेंगे कि ये इनफॉर्मल होगी। या फर्ज कर लीजिए हमें अपने एनुअल डिनर पे एक सिंगर को बुलाना है, तो सिंगर को बुलाने के बारे में एक मीटिंग हो रही है, तो बताइए
कि ये फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी, तो आप सब बच्चे कहेंगे कि ये इनफॉर्मल मामला है, इतना कोई बड़ा मामला नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव बता देता है कि ये मामला फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अब जहां तक सवाल है, दूसरा इशू है, डेलीगेट नीड कॉन्शियस ऑफ अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट स्टाइल एंड टोन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मीटिंग। मीटिंग में किस कदर हमें सख्त लहजा या करख्त लहजा अडॉप्ट करना है, टोन की बात हो चुकी है पहले, या क्या स्टाइल में बात करनी है, ये भी नेचर ऑफ मीटिंग डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जो है वो एक पार्टी के अरेंजमेंट पे बातें कर रहे हैं कि उसके अंदर हम कौन कौन सा खाना खाएंगे, और इस पर गपशप हो रही है, मीटिंग चल रही है, तो बताइए ये इसमें टोन कैसी होगी आपकी। तो आप कहेंगे इसके अंदर हमारी टोन जो है बड़ी सॉफ्ट होगी। अब बताइए अगर आप कोर्ट रूम में बैठे हैं और वहां पर किसी फैसला होने वाला है किसी केस का, तो वहां पे जज साहब की, लॉयर की एंड जो आपका जज है उसकी उसकी जो है वो टोन कैसी होगी, तो आप क्या कहेंगे, कैसी टोन होगी, तो आप कहेंगे सर थोड़ी हार्श होगी, सीरियस होगी, बहुत फोकस्ड होगी। तो ये डिपेंड करता है, इसका मतलब जो फॉर्मल इनफॉर्मल है वो भी मौके पे मैटर करता है, और स्टाइल भी मैटर करता है कि मीटिंग किस तरह की है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहां पे हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मामले में बात करते हैं। तो मैं कुछ कमेटीज का यहाँ पे जिक्र करूंगा जो जिनको कहा जाता है कि नहीं, एक मुसलसल एक मसला चल रहा है, उस पर हमें बातचीत करनी है, मुसलसल एक मसला चल रहा है उस पर हमें बातचीत करनी है, तो हम आमतौर पे कमेटी बना देते हैं कि जी आप डिसाइड करेंगे। अब देखिए फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग रखा, न्यू प्रोडक्ट कमेटी। आपने डिटेल नहीं पढ़नी, बताइए न्यू प्रोडक्ट कमेटी क्या करती होगी। हेडिंग जो है टॉकिंग हेडिंग है, ये खुद बता रहे थे न्यू प्रोडक्ट कमेटी क्या करती होगी, शाबाश। जी शाबाश। व्हाट इज डूइंग बाय द न्यू प्रोडक्ट कमेटी, न्यू प्रोडक्ट कमेटी क्या करती होगी। अकाउंटेंट और एक मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल को अरेंज किया होगा कि आप बैठ के फैसला करो कि नई गाड़ी जो बनानी है उसमें हेडलाइट कैसी लगानी है, सीट कैसी लगानी है, इंजन कौन सा देना है, कैपेसिटी वगैरह वगैरह, फ्यूल इंजेक्शन क्या रखेंगे, तो ये सारी चीजें। अब सवाल एक पूछते हैं आपसे, रिन्यूमरेशन कमेटी क्या करती होगी। शाबाश, रिन्यूमरेशन कमेटी क्या करती होगी। जी शाबाश। सोचिए सोचिए सोचिए, तो रिन्यूमरेशन कमेटी जो है वो सैलरी डिसाइड करती है कि किसकी कितनी सैलरी होगी, तो ये रिन्यूमरेशन कमेटी है। अच्छा जी, और एग्जेक्टिव कमेटी क्या होती है। एग्जेक्टिव कमेटी मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर आप सुनते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है इसी को हम एग्जेक्टिव कमेटी कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है एक, बिजनेस को रन करना, गवर्न करना और लीड करना। तो यहाँ तीन चीजों की बात आई है। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ रिवर्स ऑर्डर में। एग्जेक्टिव कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये डायरेक्टर्स को डिफरेंट जिम्मेदारियां दी होती हैं। एक डायरेक्टर को मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी हुई है, एक डायरेक्टर को हमने प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी हुई है, एक डायरेक्टर को हमने जो है जी क्या नाम लेते हैं, हमने एक डायरेक्टर को जो है जी वो फाइनेंस की जिम्मेदारी दी हुई है। तो इस तरह फाइनेंस डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं, तो ये इकट्ठे बैठ के तय करते हैं कि कितने गुड्स बनानी है, कहाँ बेचनी है, कहाँ से पैसे लाने हैं, बजट कैसे बनाना है, तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी। रिन्यूमरेशन कमेटी आपने खुद बता दिया कि सैलरी डिसाइड करती है, और न्यू प्रोडक्ट कमेटी का आमतौर पे जो काम होता है वो ये होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किस तरह लॉन्च करना है। तो ये है डिफरेंट कमेटीज जो मुसलसल इसलिए बनाई जाती हैं कि मीटिंग करते रहो करते रहो करते रहो जब तक मसला हल ना हो जाए। मुसलसल मीटिंग करते रहो, और हम इनको कुछ टाइम शाइम भी दे देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कमेटी का वर्ड यूज किया आपने यहाँ पे, ये कमेटी है, ये कमेटी, भाई कमेटी क्या होती है। एक तो वो कमेटी होती है जो आप घरों में डालते हैं, को पैसे वैसे दे देते हैं, फिर आपकी कमेटी निकल आती है, ये वो वाली कमेटी नहीं। ये कमेटी क्या चीज होती है, बेसिकली ये जो कमेटी होती है ये चंद एक लोग होते हैं जो के कमिटेड होते हैं एक इशू के साथ, यानी इंडिविजुअल्स 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 कमिटेड विद एन विद अ इशू,
एक इश्यू के साथ ये कमिटेड होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं ये जो है ये कमेटी है। अच्छा, तो इसके मेंबर्स होते हैं और वो कमिटेड होते हैं किसी इशू के साथ। सवाल ये है कि ये कमेटी क्या है। देखिए ये कमेटी जो है इसके बेनिफिट क्या है। तो कमेटी तो समझ आ गया ना कि अफराद हैं जो किसी मसले के साथ कमिटेड है। अब सवाल ये है कि इनके बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास पावर और अथॉरिटी होती है। इसका फायदा ये होता है कि ये डिसीजन फौरी तौर पे ले सकते हैं, बजाय इसके कि ऑल फॉल लोग डिसीजन लें, जिम्मेदार लोगों को डिसीजन दे दिया। दूसरा फायदा ये होता है कि ये डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग कर लेते हैं, डिसीजंस को शेयर कर लेते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। और फिर ये होता है कि कमेटी ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। कमेटी जो है डिफरेंट एबिलिटीज और स्किल्स को जो है वो इस्तेमाल करती है या लेकर चलती है। तो इसका बेनिफिट जो है वो ज्यादा होते हैं और डिसएडवांटेजेस कम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाज औक़ात जो है इसके अंदर फैसले कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस का मतलब जमहूरी तरीके से, यानी डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग के जरिए होते हैं। तो इसके अंदर एक दूसरे की राय से इत्तेफाक करना जरूरी होता है। तो जब राय से इत्तेफाक करना पड़ता है तो अक्सर औकात फैसलों में डिले भी हो जाता है। तो बहरहाल एनीवे, कमेटी इसलिए होती है कि फैसले जो है उसके पावर और अख्तियारात उन्हीं मेंबर को दे दें और वही फैसला करें। इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, नए नए आइडियाज आते हैं जिससे फैसले अच्छे होते हैं और एबिलिटीज और स्किल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। फिर इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं हम वहां पे रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि बाज़ औक़ात इन पे ऊपर खर्चा बड़ा आता है। मीटिंग है, पिज्जा मंगवाओ, खाना मंगवाओ, इनकी तनख्वाहें दो, इनको जनाब कंपनसेशन दो, तो खर्चे बढ़े हैं। और दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात ये फैसला करने में जो है वो डिले कर लेते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फर्ज कीजिए हमें एक चीज का फैसला करना है और उसके लिए हमने 15 लोगों की कमेटी बनाई है। तो जब वो फैसला करेंगे तो आपके ख्याल में क्या वो डिसीजन फौरन कर लेंगे, फैसले जल्दी हो जाएंगे, पावर एंड अथॉरिटी एक ही जगह होगी, डिसीजन अच्छा होगा, अच्छा फैसला होगा, एबिलिटीज और स्किल एक जगह होंगी, लेकिन फैसले डिले भी होंगे और उस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। इस लिहाज से हमें ये चाहिए कि हम कमेटी को दो हिस्सों में बांट लें। एक तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जनाब सक्सेसफुल कमेटी कौन सी होती है। ठीक है ना। तो जो सक्सेसफुल कमेटी होती है उसको उलट कर लेंगे तो ऐसी कमेटी हो जाएगी जो बेकार है, फेलियर का शिकार है। तो चलिए देखते हैं कि सक्सेसफुल कमेटी कौन सी होती है। एक सक्सेसफुल कमेटी कौन सी होगी। सक्सेसफुल कमेटी ऐसी होगी जिसकी कॉस्ट क्या हो जी, शाबाश, क्या कहेंगे बच्चों। एक सक्सेसफुल कमेटी कौन सी है जिसकी कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो। कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो। क्या आप उलट कहते हो कि बेनिफिट कम हो कॉस्ट ज्यादा हो। कोई ऐसा बच्चा है, अच्छी कमेटी हुआ है जिसके अंदर अप्रोप्रिएट स्किल के लोग हैं। भाई अप्रोप्रिएट स्किल के लोग कौन से होते हैं। अप्रोप्रिएट स्किल के लोग वो होते हैं कि अगर हमें उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए तो वो भी हो। अच्छा जी, अगर हमें कोई टेक्नीशियन चाहिए वो भी हो, अकाउंटेंट चाहिए वो भी हो, तो हर तरह के लोग। एक और अहम बात यह है कि उसका लीडर कैसा होना चाहिए। उसका लीडर बिल्कुल आपकी तरह का होना चाहिए, एक्टिव, स्मार्ट, खूबसूरत। अच्छा, और फिर उसके साथ ये है कि लीडर जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपके अभी यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, इंतहाई ढीले बच्चे हैं, कोई राय नहीं देते, कोई ओपिनियन नहीं देते, सो रहे हैं आराम से, कोई फिक्र फाका ही नहीं। तो ऐसा नहीं, लीडर अलर्ट होना चाहिए। जैसे कि शामी है, जैसे कि जफर है, जैसे कि अब्दुल रहमान शाह है, ठीक है जी, जैसे कि जो है समिया है। इस तरह के बच्चे होने चाहिए जो एक्टिव हो, अलर्ट हो, फौरन जवाब दें। तो अच्छा, इनको चेयरमैन बनाना चाहिए। तो कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो, लीडर इफेक्टिव हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या ही बात है क्योंकि वो बड़े पर्पसफुल होते हैं। वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ अथॉरिटी एंड टाइम एंड स्केल एंड स्कोप होना चाहिए कि अथॉरिटी वेल डिफाइन हो, टाइम एंड स्केल एंड स्कोप क्लियर हो, और इसका साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। अब यहाँ पे आप मेरे से पूछेंगे सर ये कह रहा है ना बड़ा हो ना छोटा हो, ये क्या कहानी है। असल में बात ये है बच्चों कि अगर कमेटी छोटी रखी जाए, यानी उसके अंदर बंदे कम हो,
तो फिर लैक ऑफ स्किल होती है, लैक ऑफ स्किल्स हो जाती है। यानी थोड़े लोग हैं तो जाहिर हो सकता है इसके अंदर इंजीनियर ना हो, कोई लॉयर ना हो। अच्छा अगर ज्यादा लोग हों, अच्छा ज्यादा लोग होंगे तो फिर क्या होगा, फिर स्किल्स तो ज्यादा हो जाएंगी, यानी लार्ज नंबर ऑफ मेंबर हो तो फिर क्या होगा, शाबाश क्या नुकसान होगा। जी बच्चे इधर उधर की बात नहीं करनी, फिर चैट बंद कर दूंगा। मेरी सवाल का जवाब दे ना पहले, कि भाई अगर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर हो तो फिर क्या नुकसान होगा। तो ये कह रहा है ना लार्ज होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए, कम होंगे तो स्किल्स शॉर्टेज हो जाएगी, और ज्यादा होंगे तो क्या होगा, क्यों भाई रिचल, अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी। बिल्कुल सही है, डिसीजन डिले होंगे, सबसे पहली बात डिसीजन डिले होंगे, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, दोनों चीजें होंगी। तो लिहाजा इसमें ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, मेंबर जो है वो ना कम ना ज्यादा, ऑप्टिमम होने चाहिए। ऑप्टिमम जैसे आप एवरेज ही नहीं निकालते स्टेटिस्टिक्स में, ऑप्टिमम होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा। देखिए इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, ना कम मेंबर ना ज्यादा। अब जरा बात को सम अप कीजिए। कमेटी अच्छी वो है जिसमें लागत कम आए, कॉस्ट कम आए, बेनिफिट ज्यादा हो, चेयरमैन उसका स्मार्ट हो, इफेक्टिव हो, अथॉरिटी हो, टाइम स्केल हो, ये काम करके देना अपने, और उसका एक अप्रोप्रिएट साइज हो, एक एवरेज कमेटी हो, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। तो ये एक आइडियल कमेटी का साइज हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां तक कमेटी की बात क्लियर हो गई। अगर कमेटी की बात क्लियर हो गई तो दो बातें क्लियर हो गई हैं, लिस्निंग स्किल्स पे भी बात हो गई है और मीटिंग्स पे भी बात